हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन की एक प्रॉपर्टी है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंट, यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी प्लेन पे इंसिडेंट कर रहा है ना। तो इसमें जो पावर के जो कंपोनेंट होंगे वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो ट्रांसमिटेड पावर होगा और सेकंड होगा वो आपका रिफ्लेक्टेड पावर होगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। लास्ट लेक्चर था जो पॉइंटिंग वेक्टर, है ना, यानी कि इसमें हमने इक्वेशन डेराइव की थी कि टोटल पावर लिविंग द वॉल्यूम, बेसिकली ये वॉल्यूम था, टोटल पावर कितना लिविंग कर रहा है इस वॉल्यूम से, और टोटल पावर इसमें स्टोर हो रहा है इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कितना पावर वो लॉस हो रहा है एज ए ओमिक लॉसेस, है ना। इसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो इसमें अपन जो इस वाले टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि आपका कोई पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लेन वेव, बेसिकली प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है। अगर ये आपको इंसिडेंट करेगी, ये किसी वन मीडिया से दूसरी मीडिया में इंसिडेंट करेगी, यानी कि ये मीडिया वन है, इसका जो मीडिया की प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टिविटी सिग्मा वन एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन वन एंड म्यू वन, है ना। ये मीडिया टू है, इसका कंडक्टिविटी है टू सिग्मा टू, डायलेक्ट्रिक एप्सिलॉन टू एंड म्यू टू। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट करती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्लेन वेव, अगर इस इंसिडेंट करती है इस बाउंड्री पे, तो ये वेव दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका ट्रांसमिटेड वेव, सेकंड होगी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, दो चीज़ें अपन इसमें डेराइव करेंगे, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसमें डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्लेन वेव इंसिडेंट करेगा, है ना, तो इसका जो पोलराइजेशन है, यानी कि इस वेव का जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है आपका एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसका पोलराइजेशन है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लेन वेव प्रोपोगेट कर रही है वो जेड डायरेक्शन में, है ना, वो शो कर रहा है AK, है ना। सिमिलरली जो ट्रांसमिटेड वेव है इसका पोलराइजेशन भी सेम रहेगा एज ए इंसिडेंट वेव, यानी कि ER इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी पोलराइजेशन सेम रहेगा, है ना, इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन भी सेम रहेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। लेकिन इसका जो सेकंड कंपोनेंट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, नहीं रिफ्लेक्शन टर्म, तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन ये आपकी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन देगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो एच फील्ड का जो कंपोनेंट है पोलराइजेशन इसका चेंज हो जाएगा, वो पोलराइजेशन होगा आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्रॉस शो कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और डॉट शो कर रहा है आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, है ना। फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट को हम इस टर्म में लिखते हैं इंसिडेंट ISZ, है ना, इन टर्म ऑफ द जेड। तो इसमें है I नॉट E की पावर माइनस गामा 1Z, है ना। गामा क्या है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, है ना। गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस J बीटा। अल्फा क्या है अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, बीटा क्या है फेज कांस्टेंट। ठीक है, और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है ना। और AX ये यूनिट वेक्टर है, ये शो कर रहा है कि जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, है ना।
एच आई नॉट ई पावर माइनस गामा जेड ए वाई। इसमें भी है कि जो एच फील्ड है वो प्रोपेगेट कर रहा है माइनस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, लेकिन इसका पोलराइजेशन है वो वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसको अपन इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पुटअप कर सकते हैं विद द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो इसको लिख सकते हैं ई आई नॉट डिवाइड बाई ईटा वन। ईटा वन क्या है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडिया वन। ठीक है, ये हो गया अपना पार्ट इंसिडेंट वेव का। सेकंड पार्ट है अपना रिफ्लेक्टेड वेव का। तो रिफ्लेक्टेड वेव हमने डिस्कस किया था कि ये सबसे चीज़ है, ये सबसे पहला कि ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। और सेकंड चीज़ क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि इसकी पोलराइजेशन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ना। पहले वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, ये सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये रिफ्लेक्टेड वेव है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें पुटअप करना है। तो जो होगा अपना इक्वेशन है ना, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर नॉट गामा वन जेड। अब ये देखो गामा वन जेड, जेड यानी कि नेगेटिव, इसमें अगर नेगेटिव जेड पुटअप करेंगे तो वो जो कंपोनेंट होगा पूरा e की पावर माइनस गामा जेड, ई की पावर गामा जेड हो जाएगा, है ना। और जो ए एक्स वो आपका सेम रहेगा, है ना, आपका एक्स का पोलराइजेशन चेंज नहीं हुआ है। सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में अपन को दो चीज़ें पुटअप करनी है, एक तो आपका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन एंड सेकंड है आपका फील्ड पोलराइजेशन। फील्ड पोलराइजेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा इसमें, इस केस में। तो माइनस ए वाई पुटअप किया है, तो है ना। तो इसमें ये पुटअप करने से आपका जो रहेगा माइनस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर नॉट बाई ईटा वन ई की पावर गामा वन जेड ए वाई। और ये जो सेकंड टर्म है आपका ट्रांसमिटेड वेव, है ना। अब ट्रांसमिटेड वेव भी आपका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, इसकी जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा और इसका वो रहेगा आपका पोलराइजेशन डायरेक्शंस वो भी आपका सेम रहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए। इस केस में हम जो इक्वेशन रखेंगे ट्रांसमिटेड वेव के लिए ई टी नॉट ई द पावर माइनस गामा वन गामा टू जेड, गामा टू यानी कि हमने यूज़ किया मीडिया टू की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। और सिमिलरली हमने यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ईटा टू, ठीक है ना, ई टी वन टी नॉट बाई ईटा टू ई द पावर माइनस गामा टू जेड ए वाई, ठीक है। सो इन फील्ड का हम ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का हमने एट जेड इक्वल टू जीरो पे एनालिसिस किया। तो जेड इक्वल टू जीरो पे हमने एक कंपोनेंट लिया ई वन के लिए क्या आ रहा है, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, और एच वन के लिए भी आ रहा है इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। और जो सेकंड जो कंपोनेंट है ई टू उसमें ओनली आपका ट्रांसमिटेड वेव है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ई टू एच टू इक्वल टू टी, ठीक है। सो एट द अकॉर्डिंग द बाउंड्री कंडीशंस, है ना, अकॉर्डिंग बाउंड्री कंडीशन, हमने बाउंड्री कंडीशन में पढ़ा था कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी कंटिन्यूस, है ना। द वेव आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटायरली टेंजेंशियल टू द इंटरफेरेंस। सो एट जेड इक्वल टू जीरो पे ई टेंजेंशियल वन इक्वल टू ई टेंजेंशियल टू, है ना। सिमिलरली ई टेंजेंशियल वन एच फील्ड के लिए और ई टेंजेंशियल टू फॉर एच फील्ड के लिए। सो इस केस में अपन पुटअप करेंगे कि जो आपका इंसिडेंट वेव है एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इसका एड क्या होगा आपका ट्रांसमिटेड वेव का। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगा इंसिडेंट वेव प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एड, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का एड को होगा आपका ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये इसको अपन इस टर्म में भी लिख सकते हैं ई आई नॉट प्लस ई आर ओ प्लस इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड वेव कंपोनेंट, ठीक है ना। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को हम इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन बाई ईटा वन मल्टीप्लाई ई आई नॉट माइनस आर नॉट, है ना, वो इक्वल टू होगा आपका ई टी नॉट बाई
ईटा 2 है ना। सो इक्वेशन नंबर 9.67 से इक्वेशन नंबर 9.68 को हम दोनों सोल्व करेंगे तो अपन को दो फैक्टर मिलेगा। एक तो मिलेगा ये वाला है ना, दो पैरामीटर दो फैक्टर मिलेगा। फर्स्ट ईटा ई आर नोट इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1 मल्टीप्लाई ई आई नोट। और सेकंड टर्म मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी ओ टी नोट इक्वल टू 2 ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1 मल्टीप्लाई ईटा ई आई नोट। सो जो पहले वाला जो कंपोनेंट है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को। बेसिकली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का क्या डेफिनेशन होता है, रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव है ना, ये लास्ट वाला। तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2 प्लस ईटा 1 है ना। और जो सेकंड वाला टर्म आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का क्या डेफिनेशन रहेगा कि रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है 1 प्लस रो इक्वल टू ये बता रहा है आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और इसमें जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट नहीं है और ये मे भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी करता है 0 2 से 1 तक है ना। इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में होगा या 0 होगा। 0 का मतलब होगा कंप्लीटली पावर ट्रांसमिटेड और 1 का मतलब कंप्लीट पावर रिफ्लेक्ट बैक है ना। और इसका वैल्यू 0 1 के बीच में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 है ना। ठीक है, तो इसमें अपन यही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी अगर मीडिया 1 और मीडिया 2 की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे। अगर मीडिया आपने पूरा प्योरली कंडक्टर यूज़ किया है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे है ना। तो ये वाला पूरा जो टर्म होगा या वाला जो ये वाला प्रॉपर्टी है अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।